Good morning, people. This is Dr. Rahul Marwa from Veda Health Bliss Ayurveda, based in Mumbai, with a rich clinical experience of 10 years treating more than 5,000 patients with completely Shastrokta Ayurvedic medicines and Panchakarma. तो वेलकम, आज सेशन 4 हमारा विरेचन। बट विरेचन पे जाने से पहले मैं आपको जो कल कुछ चीजें आपको मैंने बताई थी उसके बारे में मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल पॉइंट थे। मैंने कहा था कि डॉन के साथ काम करने के लिए आपको ये 5 चीजें, रूल 5 जो कि पांचों याद रखने हैं। तो आज हम पहले वो रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला रूल सबसे पहला रूल के पहले चेक करिए कि पेशेंट की अवस्था है कि नहीं। पंचकर्म करने के लिए पेशेंट की अवस्था है या नहीं, या पंचकर्म के पूर्व उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। तो यहाँ आप क्या करोगे कि सबसे पहला दोष कोष्ठ में है, शाखा में है, ये पहली चीज चेक करेंगे। उसके बाद दोष कैसे हैं, उत्कृष्ट है या फिर लीन है। उसके बाद तीसरा चेक करोगे कि साम है या निराम है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो उससे क्राइटेरिया फुलफिल कराइए, यानी दोष कोष्ठ में होने चाहिए, उत्कृष्ट होने चाहिए और निराम होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होगा कि उसके बाद ही आप जाके उन्हें कोई भी पंचकर्म सजेस्ट करना है। पंचकर्म में पांचों आते हैं: वमन, विरेचन, बस्सी, नस्य, रक्त मोक्षण। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल नंबर 2, किसी भी हाल में आपको पंचकर्म के लिए उसके संसर्जन क्रम पूरी तरह से कराना है। आपके हिसाब से नहीं, पेशेंट के हिसाब से नहीं, जो सही है वही पूरा पूरा संसर्जन क्रम कराना है, क्योंकि 50% ऑफ योर सक्सेस विल डिपेंड ऑन दिस होल संसर्जन क्रम। उसके बाद में रूल नंबर 3 के ववन विरेचन अगर आप करा रहे हो तो उससे पहले अच्छे से अभ्यंतर स्नेहपान कराना है। 3 दिन 4 दिन का स्नेहपान नहीं, 5 से 7 दिन, 8 में से 10 सम्यक स्नेहन के लक्षण दिखने चाहिए, तभी ही जाके सम्यक स्नेहन होगा। सिर्फ एक अकेले अधो स्नेह दर्शन को आप लक्षण ना पकड़े या क्राइटेरिया ना पकड़े, नहीं तो आप फंस जाएंगे। दूसरा रूल नंबर 4 कि जिस दिन भी आप स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं उस दिन आपने शाम को भी बाह्य स्नेहन स्वेदन करा, सॉरी, अभ्यंतर स्नेहपान करा रहे उस दिन आपने बाह्य स्नेहन स्वेदन भी करवाना है। ये इसलिए कराना है ताकि दोष जो है वो अच्छे से द्रवीभूत हो जाए, जल्दी से स्नेहन हो जाए, स्पीड अप हो जाए। एंड सेकेंडली, जो दोष बाहर निकलने के में आसानी हो। जो आखिरी दिन होता है वमन या विरेचन का, वो एकदम केक वॉक होता है, एकदम सिंपल होती है, अगर आप पहले दिन स्नेहपान के साथ साथ आप बाह्य स्नेहन स्वेदन भी कराते जाए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है इसी के अंदर के, उदर परीक्षण करने के बाद ही तय करना है कि ये वमन होगा या विरेचन होगा। मैंने कल भी समझाया था कि ये अगर आपका उदर है, ये नाभि है, तो नाभि के ऊपर अगर दोष है, दबाने पे गुरुता है, दर्द हो रहा है, तो समझिएगा कि ये वमन के लिए है। नाभि के नीचे के पार्ट में गुरुता और दबाने पे दर्द है तो समझिएगा विरेचन के लिए है। बट अगर बीच के पार्ट में आपको फील हो रहा है, आपका स्नेह विराम का दिन भी खत्म हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे आपका पहला कॉल होना चाहिए वमन, इररिस्पेक्टिव। हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट्स स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, या फिर आपको पता है कि पेशेंट का बल नहीं है उतना, तो वमन करवाइए। वमन नहीं करना है, फिर विरेचन ही करिए, अदरवाइज पहला कॉल वमन का ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल, पेशेंट के पैसों के लिए कोई भी कर्म नहीं करना है। पेशेंट के पैसे मिलेंगे, मेरी बरकत होगी, इस अप्रोच से आप बाहर निकलिए, परे हो जाइए इस अप्रोच से। पैसा अपने आप आएगा, बट अगर आप ये अप्रोच रखोगे कॉम्प्लिकेशंस पक्का आएंगे। इसके लिए कोशिश करनी है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में आपने पेशेंट की भलाई के लिए कर्म करना है, पेशेंट की अवस्था के अनुसार कर्म करना है। धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि इतना कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट अगर ये बेसिक 5 चीजें फॉलो की, आप कभी भी गलत नहीं होगे कर्म करने में या कर्म के एग्जीक्यूशन में। सिलेक्शन सिंपल है, थोड़े चीज जैसे हम लोग एक एक करके बताते जा रहे हैं, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया हुआ है, उन चीजों के हिसाब से सिलेक्ट करिए, अवस्था देखिए और ऐसे लग जाइए काम पे, बहुत अच्छा काम होगा।
तो अभी आज हम आते हैं विरेचन पे। विरेचन ये वमन से ज्यादा इजियर है, इसके लिए लोगों में या वैद्यों में स्पेशली इसका बहुत क्रेज है, क्योंकि इजी है, करना कुछ नहीं है, बस दवाई देनी है, वो जाके टॉयलेट में बैठा रहेगा, आपने सिर्फ देखते रहना है। इसी के लिए लोगों को लगता है कि अच्छा चल, वमन में जितना कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जितना फास्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसमें अपार्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन कुछ और आने के चांसेस नहीं है इतनी जल्दी। इसी के लिए लोग विरेचन की ओर ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप अगर देखोगे तो विरेचन और बस्ती मैक्सिमम वैद्यों की प्रैक्टिस इसी पे ही है, और वो उसका एक ही कारण है कि ये थोड़ा इजियर है कंपैरेटिवली। अभी विरेचन अगर करना है तो टेक्निकली हमें सबको पता है, पित्त अनुबंध, पित्त प्रधानता में, रक्त दुष्टि में, वगैरह वगैरह बहुत बड़ी डिटेल्स हैं। बट कब विरेचन की दवाई देनी है, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आजकल वैद्यों में है। कोई सुबह 6 बजे देता है, कोई रात को देता है ताकि अगले दिन सुबह विरेचन हो। मतलब लोगों के हिसाब से एरेंडल तेल को रात को 1 चम्मच पिलाना भी विरेचन है। वो नहीं है, क्योंकि विरेचन में वेग की मात्रा कही गई है। लोग 5 वेग में बोलते विरेचन हो गया, ये विरेचन नहीं है, ये कोष्ठ शुद्धि है। सिर्फ आपने उसका पेट साफ कराया है। कम से कम 10 वेग तक आप उसको विरेचन नहीं बोल सकते हो। 10, 20, 30 ये हमारी मात्रा है, हीन मध्यम उत्तम। तो जब तक आपके 10 वेग नहीं होते हैं, आप किसी भी, आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि ये विरेचन था। ठीक है। और 10 वेग तक ये होने के बाद ही बाकी काम होता है, और उस तक के लिए आपको तैयारी करवानी पड़ती है। इसके लिए औषधि कब देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली हमारे शास्त्र में कहा है कि कफांत काले देना है, यानी अगर आज के टाइमिंग में मोटा मोटा अगर हम देखें तो अराउंड 8 AM, 8-8:15 के आसपास देना है। पर होता क्या है, पेशेंट भी होशियार होते हैं, वो 10 बजे लेते क्यों, क्योंकि वो 9 बजे उठते हैं। तो ऐसे नहीं होने देना, स्ट्रिक्ट बोलना है कि अगर आपने वो टाइम मिस किया, आपको नेक्स्ट डे करना पड़ेगा, और आज वापस आपका स्नेह विराम करा के कुछ करना पड़ेगा। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ है। तो पेशेंट को वो फिर अगले दिन पे, और फिर उसे अच्छे से तंग किया है मैंने, उसको भूखा रख रख के उसका दोषों का पचन करवा के वो करवाया है, कि मुझे पता है कि अभी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा नहीं तो। इसके लिए उसको लंघन कराना, और लंघन करा के उसका पाचन करवाना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज बन गया था उस वक्त। ठीक है। अब पेशेंट को अगर एक प्रैक्टिस के एंगल से अगर मैं आपको बोलूं, तो अगर आपको पता है कि पेशेंट के इसमें पित्त दोष ही सॉरी कफ दोष का अनुबंध है, पित्त तो है ही है, बट कफ दोष का अनुबंध है, तो साधारणतः 8-8:15, 8:30 तक आप दवाई उन्हें लेने के लिए कहिए। अगर प्योरली पित्त है, आपको दिख रहा है सुकुमार है, पित्त वात प्रकृति है या वात पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान दोषी है, तो ऐसे टाइम पे 9-9:30 के आसपास में दवाई लेने के लिए बोलिए। ये इसके लिए ताकि वही दोष बाहर निकले। शरीर में जो अयोरात्रि भुक्ता नाम करके जो श्लोक है, उस हिसाब से जो बॉडी में फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो फ्लक्चुएशंस को पूरा उस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से आपने अगर ये प्लान किया, तो आपका विरेचन अच्छे से होता है, दोष अच्छे से बाहर निकलते हैं। उसके बाद में किस चीज से विरेचन करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग या तो मतलब इच्छा वेदी से तो लोग बहुत डरते हैं, और उस कारण से उनके लिए सबसे इजी रहता है कि हम अभ्यादि मोदक दे देंगे तो हो जाएगा। अगर आप शारंगर संहिता में जो अभी मोदक आया हुआ है, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, चंडू का आता है, वो जो अभ्यास मोदक है वो शारंगर संहिता का पार्ट है। अगर आप में देखें तो उसमें श्लोक में लिखा है कि इसमें किसी भी चीज फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, ना स्नेहपान ना कुछ किसी चीज की, क्योंकि वो एक्चुअली तीक्ष्ण शोधन के लिए आया ही नहीं है। वो सिर्फ दोष, जो दोष संचय हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए आया हुआ है। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर उसको ज्यादा यूज करोगे तो तकलीफ होती है। हाँ, बट सुकुमार पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप इच्छा विधि जैसी तीक्ष्ण दवाइयां नहीं दे सकते हो, ऐसे टाइम पे आप इसका अभ्यादि मोदक का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अभ्यादि मोदक और इच्छा वेदी में जो फर्क है, टेक्निकल फर्क है, वो ये है कि इच्छा वेदी बहुत तीक्ष्ण है, जयपाल उसमें है, बहुत तीक्ष्ण विरेचन कराती है। अभ्यादि मोदक उस कंपेयर में काफी कम तीक्ष्ण है, सिर्फ आपका मल अनुलोमन कराने के काम में ही वो लगी रहती है।
इसके लिए उसके अगर वेग देखोगे तो अभ्याधि मोदक की एक गोली से आप 3 से 5 वेग के ऊपर एक्सपेक्ट भी मत करिए। अगर आपको 10 वेग चाहिए तो कम से कम 2 गोली देना है। अगर आपको 10 से ज्यादा चाहिए तो प्रेफरेबली उसके साथ एरेंडेल तेल या एरेंडेल स्नेह या ऐसे कुछ आपने साथ में यूज करना है, क्योंकि अकेला वो 10 के ऊपर लेके जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन आप 3 गोली दे दो, मुश्किल से 10 वेग आएंगे। इसके लिए कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में अगर ऐसे कुछ कर रहे हो तो कम से कम एरेंडेल तेल, एरेंडेल स्नेह जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल जरूर करें उसके साथ। फिर आती है इच्छा बेदी की बारी। इच्छा बेदी ऐसे है कि वो मिसाइल है, एक बार हाथ से छूट गया कि आपके हाथ में नहीं है कुछ करना। इसके लिए मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि पहले एक गोली देता हूँ। एक गोली से अगर मुझे लग रहा है कि सुकुमार और ये सब है तो मैं पहले एक गोली देता हूँ, और फिर समझो 9 बजे 8 बजे उसने ली तो 3 घंटे बाद 11 साढ़े 11 इवेल्युएट करता हूँ कितने वेग हुए, उस हिसाब से दूसरी गोली देता हूँ, और फिर जरूरत पड़े तो तीसरी। बट अगर मुझे पता है कि ये कफ का ही डोमिनेंट है, ये स्थूल व्यक्ति है, दोष बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसे टाइम पे 2 गोली इनिशियली लेने बोलता हूँ। लेने के बाद में फिर मैं क्या इसका नाम है, 2 गोली लेने के बाद में अ, उसे 3 या 4 घंटे बाद इवेल्युएट करता हूँ अगर मेरे को ये उतने वेग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वेग में मुझे 20 या 25 वेग की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर मेरा 2-3 घंटे के अंदर वो 10 के आसपास नहीं पहुंचा है, 10 वेग के आसपास, तो फिर मुश्किल है। इसके लिए मैं उसे फिर ऐसे टाइम पे तीसरी गोली लेने के लिए 12-1 बजे बोलता हूँ। अभी ये दोनों दवाइयाँ अभ्याधि मोदक और इच्छा बेदी, ये चीजें रूम टेम्परेचर पानी से लेनी है। पेशेंट भी गड़बड़ करते हैं, वैद्य भी गड़बड़ करते हैं। दोनों में इसमें दोनों में जो ये है विरेचक द्रव्य है, वो दोनों के दोनों गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, या उसका जो कार्यकत्व है, एक्टिव प्रिंसिपल जिसे आप लोग कहते हैं, वो उसमें निकल जाता है। इसके लिए दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पानी से लें, ठंडा पानी नहीं, रूम टेम्परेचर पानी। मैं शॉर्ट में कैसे लेना है वो भी समझाता हूँ। जब भी आप इच्छा बेरी या कुछ अभ्याधि मोदक दे रहे हो तो उसे कहना है कि आपने दवाई खानी है, गिन कर, स्पेशली इच्छा बेदी में तो ये गिन के 20 घुट पानी पीना है, 20 सिप्स ऑफ वाटर। अगर मुझे 20 वेग चाहिए तो, अगर मुझे 10-15 चाहिए तो 10 या 15 घुट पानी पीना है, सिप ऑफ वाटर। वो इसके लिए कि आप एकदम से अगर बहुत पानी पियोगे ना ग्लास एकदम, तो फिर जो नीचे वेग होता है ना वो अनकंट्रोल्ड होता है। आप सिप बाय सिप पियोगे, ये अनुभव मेरा है और मेरे टीचर्स से भी यही सीखा है कि आप सिप बाय सिप पियोगे तो आप उतना कंट्रोल में उसके वेग को रख सकते हो। ठीक है। ये 20 सिप पीने के बाद में, समझिए मेरे को जो 20 वेग चाहिए इसके लिए, ये 20 सिप पीने के बाद में उन्होंने नाभि के नीचे गर्म पानी की थैली रखनी है। ये थैली रखने के बाद में उन्होंने क्या कहते हैं, हर से 15 मिनट में एक एक घूंट पानी पीना है। या तो पानी, नहीं तो त्रिफला काढ़ा। त्रिफला काढ़ा मैं जनरली तब यूज करता हूँ जब मुझे कफ का अनुबंध है, नहीं तो फिर मनुका या काले किशमिश का जो फांट बनाते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ अगर तक अनुबंध है और मैं अभ्यादि या इच्छा भेदी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे फिर वो मैं उन्हें पीने के लिए देता हूँ ताकि उससे वो विरेचन के इसमें मदद करे, विरेचनोपक के रूप में काम करे। उसके बाद में ये करते वक्त उसको शाम तक कुछ खाना नहीं, उसको बहुत बीच में भूख लगती है, स्पेशली जो प्रकृति वाले होते हैं ना, उनको 5-8 के बाद ना उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप सिर्फ उनको तभी बोलना नहीं कुछ नहीं, आप पीते रहो। अगर बहुत ज्यादा दौर्बल्य लग रहा है तो उनको बोलना है कि थोड़ा नमक और शक्कर पानी में मिला के पी लो, बट अगेन घुट से ज्यादा, एक एक घुट करके ही पीना है, एकदम से पूरा ग्लास नहीं पीना है। ये लगभग अगर आप समझो ना 8 बजे शुरू करते हो, तो अगर आपको उत्तम शुद्धि चाहिए 20 के आसपास की, तो 25 से 30 वेग होने में शाम के 5 से 5:30 बज जाते हैं। और कई बार अगर आपको मध्यम शुद्धि चाहिए तो 4 तो पक्का बज ही जाते हैं। इसके लिए तभी तक पेशेंट को नहाने नहीं भूलना है। एक इंस्ट्रक्शन में जरूर देके रह जाऊंगा कि जब भी पेशेंट वॉशरूम से आता है उसको बोलना है कि आप सिर्फ हाथ धोने हैं, अपने मुंह या पैर नहीं धोने हैं। लोग क्या करते हैं, टॉयलेट जाके आते हैं और फिर हाथ मुंह सब पैर धोते रहते हैं।
वो नहीं करना है, क्योंकि शीतल स्पर्श से भी विरेचन का वेग रुक जाता है। इसके लिए सिर्फ हाथ धोने तक की अनुमति देनी है। एक पूरा इंस्ट्रक्शन ही बना के उनको दीजिए। मैंने इसमें मेरे व्हाट्सएप पे भी रखा हुआ दे देता हूँ, और उनको लिखित रूप में भी दे देता हूँ, और उनको पढ़ने बोलता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि आखिरी दिन पे आपके ऊपर लोड नहीं चाहिए। आप पहले ही सब क्लियर कर दो, ये ऐसे ऐसे है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। अब इसमें से अगर आपको कुछ ये है प्रॉब्लम है तो बेटर रहेगा। क्या था, हाँ। उसके बाद शाम को जब विरेचन ये पूरा खत्म हो जाए तो लास्ट का जो वेग होते हैं आखिरी आखिरी वाले, उसमें आपको ये गोलियां गिर काली होके क्रश होके गिरी हुई दिखाई देंगी। और ये जो क्रश हुई हुई गोलियां हैं, इसके साथ साथ त्यान ऐसा कफ निकलता है। पेशेंट का जैसे नाक से कफ निकलता था, वैसे मेरे टॉयलेट की जगह से कफ निकला, और साथ में ये काले कलर का कुछ फ्रैगमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कि उसके बाद उसको बोलना है कि अभी आपने एक कप गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ना है, थोड़ी शक्कर डालनी है, और पी जाना है। इसके बाद विरेचन रुक जाता है। इच्छा विधि इच्छा विधि और अभ्यादि हमेशा गर्म पानी के बाद काम करना रुक जाता है। इसके लिए उसमें नींबू और ये डालना पड़ता है ताकि वो काम करना रुक जाए। देयरफॉर इट्स अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। पेशेंट को डर लगता है, अरे मेरे को लूज मोशन बहुत हो गए ना, तो फिर मेरे लिए हो नहीं पाएगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस होने के कारण आप कभी भी ऐसे लगे कि चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बहुत ज्यादा दौर्बल्य आ गया है, पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो सकता है, आप उसको गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पिला दीजिए। क्या मैक्सिमम 2 वेग आते हैं और उसके बाद दी एंड हो जाता है। तो इसके लिए जब भी, ये तो हुआ कॉम्प्लिकेशन का साइड, जब आप विरेचन खत्म करने जा रहे हो उस वक्त भी आपने गर्म पानी नींबू और शक्कर मिला के पिला है। उसके बाद एक उसको बोलना है कि आपको आधे घंटे एक या मैक्सिमम 2 वेग आएंगे और फिर दी एंड। उसके बाद उसने जाके नहाना है, और गुनगुने पानी से नहाना है। नहाने के बाद उसने फिर संसर्जन क्रम की चीजें फॉलो करनी है। इतना याद रखिए, वमन के दिन जो संसर्जन क्रम होता है उसमें वमन होने के बाद कुछ खाना नहीं रहता है, सिर्फ गर्म पानी पीना रहता है। विरेचन में होता है क्योंकि ये शाम तक चलती है, इसके लिए विरेचन होने के बाद स्नान वगैरह करके उन्होंने संसर्जन क्रम की चीजें खानी है। ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज आप ये तो वो इच्छा भेदी और क्या बोलते हैं अभी आदि मोदक, अगर सपोज ने ये एरंडल तेल यूज करना है, एरंडल स्नेह यूज करना है, या फिर आपने ये यूज करना है, त्रिवृत अवलेह यूज करना है, तो कैसे करना है? तो मीनिंग तो वही रहेगा। सिर्फ इतना है कि त्रिवृत लेह कम से कम 40 ग्राम के आसपास आपको लेना पड़ता है। उसमें एरंडेल तेल 5 से 10 ml मिलाना पड़ता है। अनुमान के तौर पे एक काढ़ा जरूरी है। गर्म पानी, और वो गर्म होना चाहिए क्योंकि त्रिवृत लेह है। वहां पे फिर आपको बाहर को शोर आ गया। तीव्र अवलेह जो है उसके लिए फिर आपको ये एरंडेल तेल और गर्म पानी, या फिर त्रिफला क्वाथ, मनुका, ऐसे कुछ ना कुछ गर्म आपको चाहिए चाहिए ताकि वो काम करे अच्छे से। ऑन द कंट्ररी, एरंडेल तेल लोगे तो कम से कम 30 से 40 ml आपने लेना है। अगर आपको पता है वो क्रूर कोष्ठी है तो त्रिवृत और एरंडेल तेल ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करिए। या इच्छा वेदी वोंट बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इन लोगों को ना वो तकलीफ ज्यादा देती है। और वहां पे स्नेह की अपेक्षा ज्यादा है, इसके लिए तीव्रत अवलेह और ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर आपने सिर्फ एरेंडल तेल इस्तेमाल करना है तो एरेंडल तेल जो है वो आपने सुबह में देना है। ये एरेंडल तेल अगर देना है तो आप 8 बजे तक दे ही दीजिए, उससे लेट मत करिए, क्योंकि टाइम लेता है, कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं पहला वेग आने के लिए। तो इसके लिए कोशिश करना जल्दी करें। एरेंडल तेल लेने के साथ साथ कई लोग पीटी नाना कई बार ऐसे मतलब लोग पी नहीं पाते हैं, इसके लिए उनको मुग्ध या फिर थोड़ी सी एकदम हार्डली 20 ml जितनी चाय ऊपर से पीने बोलते हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, बट पीटी नाना के यहाँ पे देखा हुआ है कि वो चाय में मिक्स करके भी लेने बोलते हैं ताकि पैलेटेबल हो जाए।
मेरे अनुभव ऐसा है कि उसके कारण पेशेंट को थोड़ा दाह होती है, जलन होती है। इसके लिए मैंने वो फिर सिस्टम यूज बंद कर दिया है। आ, ओके। अभी विरेचन के अंदर ध्यान कहाँ देना है? विरेचन होते वक्त ना पेशेंट को एक इंस्ट्रक्शन ये देनी है कि जब भी वो विरेचन के लिए वॉशरूम जाएगा और लूज मोशंस होंगे, उस वक्त सिस्टम ऐसे होगा कि पहली 1 घंटे में उसे थोड़ा मल तैयार होगा, उसके बाद सिर्फ पानी ही निकलेगा। और वो पानी जो निकलता रहेगा, वो पानी साथ साथ कुछ ऐसे चिपचिपा क्या बोलते हैं, कलरफुल, कहीं पे ऐसे ब्लू, ब्लैक, ऑरेंजिश ऐसे बहुत कुछ निकलते हैं। तो उसे बोलना है कि ऐसा कुछ निकलता रहेगा और आपने ये हमें इन्फॉर्म करना है। मैंने एक चार्ट बना को दिया होता है, वो कितने बजे गया वॉशरूम, वॉशरूम में जाने के बाद कितनी बार वेग आए, मैंने इसे कितनी बार वेग आए, तो ऐसा कि वो गया, बैठा, डेफिकेट किया और जैसे ही वॉश करके उठने लगा तो उसको लगा नहीं अभी वापस होगा, तो उसको सेकेंड टाइम गिने। ऐसे कितनी बार हुआ और उसके अंदर क्या क्या लक्षण थे, उसका स्वरूप कैसा था, पानी जैसा था, कफ था, कलर क्या था, दुर्गंध थी या नहीं थी, ये चार्ट भर के मुझे अपडेट करते रहना पड़ता। इससे क्या होता है, मुझे पता चल रहा होता है कि कौन से दोष निकलते हैं। मैं पहले हमेशा ऐसे करता था कि उसे लिंक पे ही बिठाता था और किया करता था, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसे दिखने लगा कि अननेसेसरी दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर पेशेंट घर पे करने के लिए बोलना शुरू किया, बट पेशेंट को कंपल्सन है कि 1 घंटे में फोन करना है। अगर उसका 1 घंटे में कॉल नहीं आया तो मैं तो पक्का करूंगा, मेरे यहाँ से कोई ना कोई करेगा ही करेगा, ताकि उसका विरेचन बराबर। तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट सो जाता है कि भाई विरेचन ही है, मैं सो जाता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्शंस में स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि लेटना नहीं है, टीवी नहीं देखनी है, किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, सारा फोकस सिर्फ इधर करना है। आप जानते हो जहां आपका फोकस होता है ना, एनर्जी वहां होती है। और आप ये डिस्ट्रैक्शंस में अपना फोकस रखोगे ना, तो वेग ठीक से नहीं आते हैं। अनुभव है, मतलब एक पेशेंट का मेरा अनुभव है कि वो पेशेंट टीवी देखने में मग्न था, उसको पता ही नहीं चला, उसको एकदम मोशन है, वो बोला बस मैंने ये सीरियल का ये पार्ट खत्म करके जाता हूँ, और उधर ही स्टूल्स पास कर दी। इतनी गंदी हरकत हो सकती है। इसके लिए उनको बोलने कि आपका फोकस यहाँ पे ही रखना है, आपने किसी भी हाल में कहीं और भटकना नहीं है। सिमिलरली जब ये विरेच का अंत होता है, उस वक्त में आपने ध्यान देना है कि पूरी तरह से दोष निकले हैं कि नहीं निकले हैं। आपके क्लिनिक पे हो या आईपीडी का पेशेंट हो तो आप उधर परीक्षण से ये समझ सकते हैं। नहीं तो आप फोन पे पेशेंट को बोलिए कि आपका पेट दबाकर देखिए, कहीं दर्द हो क्या। तो यूजुअली नाभि और नीचे थोड़ा ऐसे माइल्ड पेन रहता है, बट उसको पूछना है फिर, अगर वो बोले कि पेन है तो पूछे वहां पे हैवीनेस लग रहा है क्या, आपका पेट भारी लग रहा है क्या आपको। अगर ना बोले तो समझिए कि हो गया है काम। ठीक है, ये जस्ट ट्रिक ऑफ ट्रेड से कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे बिना फिजिकल प्रेजेंट होने के भी कर सकते हैं। ठीक है, और विरेचन होने के बाद संसर्जन फॉलो करना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि विरेचन के बाद का जो संसर्जन क्रम है, उसमें बहुत जल्दी ना आप काली मिर्च का इस्तेमाल ना करें। पहले भी अगर आपने यूज सॉरी क्या बोलते हैं पेया वगैरह में करनी है तो बहुत थोड़ा करें। मैं ज्यादातर जीरा पाउडर प्रेफर करता हूँ उसके अंदर टेस्ट के लिए, बट अगेन हर एक का पैलेट अलग अलग होता है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि काली मिर्च के कारण ना कई ऐसे पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो पित्त प्रधान व्याधियों के लिए आए होते हैं, कि उनका दाह अचानक शुरू हो जाता है, वो नहीं होने देना है। और हाँ, एक चीज मैं कल भी बोलना भूल गया था, अभी याद आया एकदम, कि वमन और विरेचन होने के बाद आपने थोड़ी शमन औषधि यूज करनी है नेक्स्ट 3 to 5 डेज के लिए, जब तक सर्जन क्रम कर चल रहा है। मेरे यहाँ मैक्सिमम प्रबल पंचामृत या सूचशेखर, सादे सूचशेखर का है, बट ऐसे कोई ना कोई पांच दवाइयां साथ में देते रहनी है, ताकि जो बचे हुए दो हैं, उनका आप पचन करा लो। एक याद रखिए, वमन विरेचन बस्ती से 100% दोष नहीं निकालने हैं, 75 to 80% मैक्स, 70 to 80% के बीच में ही आपने निकालने हैं।
उसके ऊपर जाते हो तो व्यापद आते हैं। व्यापद में भी ज्यादातर डिहाइड्रेशन या अति के लक्षण आपको दिखते हैं। इसके लिए एक ही बार में सारा कुछ नहीं निकालना है, थोड़ा करके निकालना है। ठीक है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ये क्या बोलते हैं, उसे 70-80% जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए इस हिसाब से, और बचे हुए 20% to 30% के लिए आपको ये संसर्जन क्रम और पाचन औषधि ये दोनों इस्तेमाल करनी है। अभी कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लोग विरेचन यूज नहीं करते हैं। मैं सिर्फ उतनी ही डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि बाकी हम सभी को पता है कि कामला में यूज करनी है, हम लोग इसमें यूज करते हैं, स्किन कुष्ठ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बट विरेचन का बहुत अच्छा यूज जितने भी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स है, आई वुड कॉस्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत अच्छा होता है। ओनली थिंग इज जो मुंह पे ऐसे पिंपल्स आते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन वगैरह बहुत होता है, ये वाले जो ये वाले जो कॉस्मेटिक इशू है, इस कई बार वमन की जरूरत पड़ती है। इवन अगर मुखदूषिका बहुत हो रही है तो उसमें भी पहले वमन होता है। बट अगर उसमें स्पेसिफिकली ग्रंथिवत एक ऐसे मोटे मोटे से पस वाले हर बार फूटते हैं और नया बन जाता है, ऐसे में आप यहाँ जलोका लगाओ और उसके बाद वमन जरूर कराओ, तब जाके में ज्यादा असर होता है। बट बॉडी में डिस्कलरेशन हो गया है, चेहरा डल पड़ गया है, सोला हो गया है, स्पेशली पांडु के पेशेंट में आपको जरूर दिखाई देगा कि अचानक से उनका कलबड़ी का जो ग्लो है ना वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है। और ये पेशेंट में से ही स्नेहन स्वेदन करके विरेचन कराते हो, पेशेंट बोलते हैं सर मेरा ग्लो चेंज हो गया है। और वो ग्लो उसके ध्यान में आए ना आए, उसके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से उनके ध्यान में पक्का आता है और वो पूछे आपने क्या किया। तो इसके लिए वो ध्यान रखिए, कॉस्मेटोलॉजिकल इश्यूज के अंदर आपने ये चीजों विरेचन का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली जो गुह्य रोग है या फिर जेनाइटल इश्यूज है, या जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है या फिर कुछ और, इन सब के अंदर भी आपने विरेचन का इस्तेमाल करना ही करना है। वहां पे भी सर कंडीशन विरेचन की ही बताई गई rather than वमन वगैरह की। फिर आता है फिस्चुला। लो ग्रेड फिस्चुला में बहुत अच्छा काम करता है, कई बार सर्जरी ये हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती। मेरे किसी का तो भी थीसिस पड़ा है कि लो ग्रेड फिस्चुला में विरेचन कर्म यूज किया और उन लोगों को ऑलमोस्ट अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी लो ग्रेड फिस्चुला में छोटा ही क्षार सूत्र बनता है, बट अगर भी बांधने की जरूरत ना पड़े तो उससे और क्या है। मेरे 5 या 6 ही पेशेंट फिस्चुला के लो ग्रेड फिस्चुला के इससे किए हुए हैं। बट उनमें आगे चल के तो भी मुझे लगा कि उनको उनको इसकी क्षार सूत्र की जरूरत पड़े। बट इतना हुआ है कि उनका जो पेन वगैरह था, जो फ्रीक्वेंसी थी वो वहां से डिस्चार्ज वगैरह की, वो काफी तक टल गई और कम हो गई। और उनका जो इमीडिएट सर्जरी था वो उन्हें 6 महीने 8 महीने तक ये करते आया, डिले करते आया। तो इसके लिए ये क्या कहना है, आप वेरे को ये लो एनो फिस्चुला में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है अर्श। अर्श के अंदर आपने स्पेशली संरक्त हो या फिर दूसरा हो, यहाँ पे आपने त्रिवृत अवलेह और एरेंडेल तेल इसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इच्छा भी तीक्ष्ण पड़ सकती है, शायद वहां पे जलन बहुत हो। मैं ऑन एन एवरेज त्रिवृत और एरेंडेल तेल का ही इस्तेमाल करता हूँ, सशुल अर्श हो या स्तरावी अर्श हो। कैसे करना, उसमें एक रहता है कि आपका जो पहले वेग है ना, उस वक्त उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, पेन ज्यादा होता है। तो इसके लिए उनको है कि जब भी वो विरेचन सॉरी मल वेग त्याग करके आए कि उसके बाद थोड़ा सिट्स लें हल्का सा, और फिर बाहर निकले, तो उससे वो पेन में थोड़ा रिलीफ होना शुरू होता है। बट पहले 4-5 वेग में ही हुआ था, बाद में वो नहीं आता है। फिर आता है विसर्प। विसर्प एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पंचक में तो कहा गया है, बट कोई भी स्नेहपान या अभ्यंतर स्नेह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशंस में आप अभ्यादि मोदक का इस्तेमाल कर सकते हो।
मेरे सर्प के 5-7 ही पेशेंट अभी तक हुए हैं जो जिनको मुझे विरेचन की जरूरत पड़ी हो। अदरवाइज रक्त मोक्षण और अभ्यंतर चिकित्सा से वो बैठ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने उन लोगों के में ये अभ्याधि मोदक इस्तेमाल की है। कम से कम 10 वीक तक गया हूँ, से 4 गोलियों की जरूरत पड़ गई है। बट उसके बाद जो विसर्प का सेट है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आया है। फिर आता है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ज्वर। नए ज्वर में या 7 डेज के अंदर वाले ज्वर नहीं देना है। बट योग रत्नाकर का एक सूत्र है कि जहाँ पे जीर्ण ज्वर और ज्वर मोक्ष होने वाला हो, 7 दिन से ज्यादा हो, अभी ज्वर खत्म होने गया है या फिर जीर्ण ज्वर है वो खत्म होने आ गया है, ऐसे टाइम पे विरेचन देने के लिए कहा गया है। अगेन इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं है, यहाँ पे आप गोली अभ्याधि मोदक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। बट अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, त्रिवृत्त अवलेह और त्रिफलांट या त्रिफला काढ़ा या फिर मनुका फांट ज्यादातर इस्तेमाल करिए, क्योंकि धातुक्षय हुआ होता है जीर्ण ज्वर में। और आप जीर्ण ज्वर की चिकित्सा देखोगे तो सब धातु को पूर्ण करने वाली घृत और दूध, ये उसकी मेन चिकित्सा बोली गई, सॉरी, दूध उसकी चिकित्सा बोली गई है। तो इसके लिए आपको करना है कि वहां पे तीक्ष्ण कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप देखने के कारण वो आती है नेत्र दाह या नेत्र स्त्राव। आंखों से वाटरी डिस्चार्ज दिन भर हो रहता है, पेशेंट कंप्लेन करते कि मैं दिन भर आंखों से पानी निकलता है। मेरे पास एक पेशेंट थी, 32-33 ईयर ओल्ड। वो पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसकी आंखों से ना अंगारों जैसा या एसिड जैसा स्त्राव आ रहा है। और ये कम से कम अचानक कुछ 15-17 दिन से ही उसको दिखती, ऐसे पहले कभी नहीं था। उसकी हिस्ट्री वगैरह ली तो पता चला उसको तीखे का बहुत शौक है। अब तीखे का शौक ठीक है, बट उसको ऐसे है कि ऑफिस में नॉनवेज नहीं खा सकती। एक गुजराती ऑफिस में काम करती थी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट किया, तो वहाँ नॉनवेज बैन था। तो रात को वो नॉनवेज खाती थी, उसका हस्बैंड बनाता था, एंड उसके हस्बैंड की खासियत थी कि वो कम से कम एक 200 ग्राम्स जितना जो ये है, 200 ग्राम जितनी हरी मिर्ची का वो मसाला एक बार में, मतलब एक फैमिली जो कि इसमें वो 200 ग्राम हरी मिर्ची डालता था। तो उस कारण से वो लड़की का सालों से, मतलब कि 7-8 साल की शादी से की आंखों में वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ती वो एसिड जैसा हो गया। ऐसे टाइम पे मैंने एक ही कॉल लिया कि अम्ल पित्त है, पित्त जैसे लक्षण है। उसको मैंने बोला कि हम वमन करेंगे, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि वमन हमारे हाथ में होता नहीं, वमन विधि उसके बॉडी ने अधोग पार्ट में ज्यादा दोष संचय दिखाया, तो उसको हमने विरेचन किया। और विरेचन करने के बाद आज ढाई ढाई साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए हैं, उसके अंदर उसको काफी उससे फर्क पड़ा है। तो अभी तक वो वापस वो कंप्लेन लेके आई नहीं, उसको सिर्फ विरेचन के बाद कुछ एक महीना भर मैंने दवाई और उसको बोला कि आपने कंपलसरी घृत का एक सादे घी का अंजन का, बॉम्बे में नेत्रांजन, सॉरी, तूफांजन नाम से एक अंजन मिलता है जो शतधोत घी जैसा मल्टीपल प्रोसेस्ड है, और उसका काजल लगाने में बोलता हूँ ऐसे पेशेंट्स के अंदर। ड्राइनेस ऑफ आइज के अंदर विरेचन इज नॉट अ गुड चॉइस, वहां पे नेत्र तर्पण का। हाँ, बट अगर फ्रीक्वेंट ड्राइनेस हो रही है तो आप पहले अभ्यंतर स्नेहपान कराइए। अगर के बाद में ड्राइनेस मॉइस्चर पकड़ना शुरू हो जाए, अगर आपकी दोष क्लिष्ट हैं, तब आप विरेचन कराइए। अगर सब वो नहीं कराएं तो अच्छा है। उसमें अ, एक जो बहुत ऑड मुझे रेफरेंस है, मैंने कभी यूज नहीं किया और ना कभी सोचा था, नासा स्त्राव, जो नाक से पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज होता है। कई लोग बोलते हैं मैं सूखा हूं ना, मुझे बहुत छींके आती है और दिन मुझे नाक में से पानी जैसा स्त्राव निकलता है। तो मेरे एक मित्र से चर्चा होते वक्त ये मैंने पूछा था कि अरे नासा स्त्राव आया, बट मैंने कभी यूज नहीं किया। तो वो बोले कि अरे बहुत यूज करता हूँ, स्पेशली जो एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट होते हैं उन सभी के अंदर इसको इस्तेमाल करता हूँ विरेचन का। वो उस वक्त जो नासा रोग के घृत हैं या स्नेह के लिए
उत्पन्न के योग्य ऐसे चीजें हैं, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। मेरे को भी एकदम रिकलेक्ट नहीं के ग्रुथों के नाम, बट अगर नासा रोग चिकित्सा में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, उनका इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ समझ में आए तो धानवंतर घृत और सुकुमार घृत कॉमनली यूज कर सकते हो। उससे फिर आप ये विरेचन कराइए। एक चीज याद रखिए, पूना में जमदग्नि सर करके उनके मैं बहुत लेक्चर सुने हुए, और सर ने एक बात बताई हुई है कि नाक प्रतिशा या नासास्त्राव ये टाइप का अतिसार है, नाक का अतिसार है, और अगर ये दोनों वात के अनुबंध से रहते हैं, इसके लिए वहां पे वात की चिकित्सा होनी जरूरी है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो जीर्ण प्रतिशय में आपको रसाला या श्रीखंड खाने का किया गया है, प्रावधान किया गया है, क्योंकि वो वात का नाश करता है, वो गुरु होता है। उसी तरह से शायद ये नासास्त्राव में विरेचन वो वात का अनुलोमन करके सारे दोषों को बाहर निकालेगा, जिससे वो इरिटेशन या एलर्जी कम होना शुरू होगा। ओके, तो ये था विरेचन के बारे में। मैं अभी आपको थोड़ा लघु विरेचन के बारे में कहूंगा। लघु विरेचन ऐसे है, जैसे को मैंने लघु वमन के बारे में बताया कि आपने दोष एकदम क्या बोलते हैं तैयार हैं और उसको निकाल है, उसको स्नेहपान के लिए आप नहीं रोक सकते हो, तो ऐसे टाइम पे आपको लघु विरेचन करना है। सेकेंडली, जो मेरी प्रैक्टिस में थोड़ा विरेचन का यूज होता है वो होता है कुष्ठ के पेशेंट में। रादर कुष्ठ से भी ज्यादा किसी पेशेंट की वो व्याधि बहुत बहुत तंग कर रही है या जल्दी छूट नहीं रही है, ऐसे टाइम पे उनको लघु विरेचन करने को। लघु विरेचन के लिए एरेंडिल या फिर अभ्याधि मोदक किसी का इस्तेमाल करता हूँ। उनको मैंने स्पेशली कुष्ठ के पेशेंट को 1 in 3 weeks उनको करवाता हूँ। करता क्या हूँ कि संडे है और मैंने आज उनका विरेचन करवाना है, तो सैटरडे सुबह से उनको सिर्फ मूंग दाल चावल इतना ही खाने बोलता हूँ। राइस एंड स्टीम या बॉइल्ड राइस, जैसे कि पानी निकाल देना रहता है, वो राइस और उसके साथ मूंग दाल विद वेरी मिनिमम मसाला और तड़का, वो उन्हें खाना है। दोपहर को भी वही खाना है, रात को भी नाश्ता लंच डिनर वही खाना है। अगर बीच में भूख लगती है तो यहाँ राजगिरे का लड्डू मिलता है, वो उन्होंने खाना है। और नहीं तो फिर आप मूंग की दाल का यूज वगैरह भी उन्हें पिला सकते हो। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि शाम टाइम पे सॉरी नेक्स्ट डे सुबह उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं है, खाली पेट रहना है। उसके बाद 8 बजे के पास मैं उन्हें दवाई लेने बोलता हूँ। दवाई लेने के बाद मैं 10 से 15 वीक तक, मैक्सिमम 10 वीक ही जाता हूँ, बहुत रेयर में मैं 15 तक हूँ। ये वेग होने के बाद में उनको दोबारा सिर्फ मुग्धयूष या फिर ये एक पतली ऐसे खिचड़ी खानी रहती है पूरे संडे। मंडे सुबह में उन्होंने हल्का सा करना है, नाश्ते में उपमा के अलावा और कोई कुछ नहीं है। और फिर दोपहर को दाल चावल और सब्जी। और ट्यूसडे सुबह में से वो अपना रेगुलर खाना खा सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही बोलता हूँ कि पराठे या ऐसा कुछ नहीं खाना, या फ्रूट जूस, ओट्स, ये सब नहीं खाना है। आप बाकी के नाश्ते की चीजें खा सकते हो और बाकी खाना खा सकते हो, एंड देन 5th डे से दे आर फ्री फॉर एवरीथिंग। तो मंडे संडे या तो थर्सडे या फ्राइडे से वो सब खा सकते हैं। तो इससे होता क्या है, जो दोष संचय है वो जल्दी से कम होता जाता है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट स्पैन है वो काफी कम होता जाता है, स्पीड अप मिलता है। ठीक है, कि इतना ही विरेचन में अलग था जो के साथ शेयर करना चाहता था। आज बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कॉलेज में पढ़ चुके हैं और आपको नहीं पता थी, वो चीजें काफी निकली। तो अभी ये भावना का क्वेश्चन है, अभ्यंतर स्नेहपान जो शाम में बाह्य स्वेदन करना है वो कंटिन्यू सम्यक स्नेहन के लगने तक करना है। जी हाँ, जितने दिन का अभ्यंतर स्नेहपान हो रहा है उतने दिन बाह्य स्नेहन होगा ही होगा, प्लस जो स्नेह विराम के दिन उनमें भी आपका ये होगा। और हाँ, एक चीज रखना है, मैं हाँ समृद्धि ने श्रीनिधि ने कहा है
जो अभ्यंतर स्नेहपान है, जीर्ण होने तक अपने बाह्य स्नेहपान नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट बोलता है कि मुझे तो 11-12 बजे है, मैं शाम को नहीं आ सकता हूँ। ऐसा नहीं, उनको पहले ही बोला आपको शाम को टाइम निकालना है, आपका शेड्यूल आपने तय करना है, तो ही हम शुरुआत करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट पहले 2 दिन शायद पॉसिबली ना कर पाओ किसी कारण से, तो चल सकता है। आप थर्ड डे से मगर कंपलसरी उसका कराइए, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट 2 डेज आप बेनिफिट ऑफ दे सकते हैं, बट थर्ड थर्ड डे के बाद आप नहीं करना है, आप कंपलसरी उसे स्नेह देना है। क्वालिटी सुनीता पूछ रही है, क्वालिटी ऑफ एरेंडल तेल। एरेंडल तेल जो है वो शुंठी सिद्ध ही लेना है। प्लेन एरेंडल तेल अवॉइड करिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा विरेचन होता है। मैं जनरली शुंठ सिद्ध ही यूज करता हूँ, पर हाँ, अगर आपको आपको नहीं मिल रहा है, रेगुलर एरेंडल तेल ले रहे हैं, तो नॉट 20 ml, 20 ml से ऊपर मत जाइए। तो पहले 15 ml ही दीजिए, फिर उसके बाद जरूरत है तो और 5-10 ml इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें इतना तीक्ष्ण उसमें सॉरी तीव्र उदर शूल होता है कि पेशेंट ला पड़ता है, और उसमें जो क्रैम्प्स आते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। इसके लिए शुंठ भावित या शुंठ से भी आपने एरेंडल तेल लेना है, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज के लिए इतना ही। कल अभी हम मिलेंगे हमारे फेवरेट कल अब हम मिलेंगे हमारे फेवरेट बस्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस्ती के साथ साथ मैं कटी बस्ती वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा, उत्तर बस्ती के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं 11 o'clock को। बाय बाय, थैंक यू।